हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरुआत में सॉन्ग डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर उसे बताती है आप ना 3 मंथ से प्रेग्नेंट हो। सॉन्ग बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, आप एक बार रिपोर्ट चेक कर लीजिए, हो सकता है मुझे बेली में ट्यूमर हो। डॉक्टर बोलती है रिपोर्ट पे साफ लिखा हुआ है कि आप प्रेग्नेंट हो सकता है कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन ये बात सच है कि आप प्रेग्नेंट हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सॉन्ग एक सुनसान जगह पर होती है। वो बता रही होती है मैं ना एक अजनबी जगह पर गई थी। एक्चुअली मैं वो माउंटेन पर गई थी। वो वहाँ पर फंस गई होती है, उसे कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा होता। इसके बाद वो वहाँ पर एक विला के अंदर चली जाती है और अंदर आने के बाद वो एक लड़की के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। उस लड़की का नाम ना लू होता है। लू जैसे ही उसकी नेक पर बाइट करता है, उसकी गर्दन पर एक बटरफ्लाई का मार्क बन जाता है। अचानक से वो डिसअपीयर भी हो जाता है। लू से बोलता है अब से तुम जहाँ पर भी जाओगी ना मुझसे दूर नहीं हो सकती हो। में सॉन्ग सोच रही होती है ये सब कुछ तो कल ही हुआ था, तो फिर मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। तभी उसे पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सॉन्ग अपने बेबी को जन्म दे रही होती है। बस जैसे ही उसके बेबी को सॉन्ग के पास लेकर आती है, वो बेबी तुरंत ही उसे मॉम बोल देता है। देखकर सारी नर्स तो हैरान हो जाती है, इतना छोटा बच्चा कभी नहीं बोलता, ये कैसे बोल पा रहा है। बस बोलती है इसने तो तुरंत ही तुमको मॉम कहकर बुला दिया, मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा होशियार है, बड़ा होने के बाद ये बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल आदमी बनेगा। सीन में सॉन्ग तेज बारिश में अपने बेटे को हाथ में उठाकर अपने घर जा रही होती है। आकर वो डोर नॉक करती है। जैसे ही उसके डैड दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम भी खड़ी हुई होती है। डैड तो सॉन्ग का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देते हैं। स्टेप मॉम बोलती है तुम तो पहले से ही हमारे परिवार के लिए एक बर्डन थी और अब तुम इस छोटे से बच्चे को भी लेकर आ गई हो। बोलते तुमने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया है, तुम इसको लेकर अभी की अभी यहाँ से चले जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जिसके बाद उसके डैड दरवाजा बंद कर चले जाते हैं। सॉन्ग अपने बेबी को बोलती है तुम तब पैदा हुए हो जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरे साथ सफर करते रहो। अगर तुम भी मेरे साथ रहे ना तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें कहाँ छोड़ कर आऊँ। दूसरी तरफ उसी वियर्ड मेंशन का सीन दिखाया जाता है। एक ओल्ड मैन लू को बोल रहा होता है ये सारी लड़कियां ना आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, आप चूज कर लीजिए कि आप इनमें से किसको रखना चाहते हैं। लू बोलता है फिलहाल तो मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता हूँ। ओल्ड मैन बोलता है हमारे वुल्फ ट्राइब के अंदर ना इस तरीके से नहीं होता है। तो दिन पूरे होने के बाद एक मीटिंग सीजन जरूर आता है। आपको एक शी वुल्फ की जरूरत पड़ेगी ताकि आपके ऊपर जो प्रेशर है वो रिलीफ हो सके। मैंने देखा था कि उस रात ना आप किसी के साथ थे। ये देखकर लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है उस रात के बारे में दोबारा मुझसे जिक्र भी मत करना। वो और मैन उससे सॉरी बोलता है और वो उन लड़कियों से पूछने लग जाता है तुम में से कौन था उस रात इसके साथ। लू खड़ा होकर बोलने लग जाता है इनमें से वो लड़की ना कोई भी नहीं है। अंकल बोलते यही तो हमारे ट्राइब की सारी शी वुल्फ्स हैं। बोलते हैं कहीं वो मेल तो नहीं था। ये सुनकर लू को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है वो ना एक लड़की ही थी, मुझे ये बात अच्छे से पता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन टाइम कैलकुलेशन करता है। बोलता है टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से उस वुमेन का तो अभी तक बच्चा भी हो चुका होगा। वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और लू को बोलता है बाहर ना एक औरत आई है और वो इस बच्चे को यहीं पर छोड़कर चली गई है, मुझे लगता है ये वुल्फ टाइप का ही बच्चा है। इसके बाद वो लड़का वो बच्चा ना लू को दे देता है। ओल्ड मैन बच्चे को देखकर बोलता है मिस्टर लू ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लगता है, तुम छोटे थे ना बिल्कुल इसी की तरह दिखा करते थे, इसलिए हमें पैटर्निटी टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लू तो उस छोटे से बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ओल्ड मैन बोलता है इसकी मोम ही वही औरत है जिनके साथ आप मीट कर चुके हैं। ये सुनकर लू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो भागता हुआ बाहर चला जाता है। इधर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि उसी विला के बाहर खड़ी हुई होती है। बोलती है प्लीज मेरे बच्चे मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। तुम्हें ऐसे कभी छोड़ कर ना चाहती अगर मेरे पास खुद का रहने के लिए घर होता। लेकिन तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान है, देखना एक दिन तुम्हारे पास भी सब कुछ होगा। तभी डोर ओपन होता है और लू बाहर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है। मैन बोलता मुझे लगता है कि वो लड़की ना वापस चली गई है। इसका मतलब ये है कि वो एक हर्टलेस पर्सन है। ना अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर भला कौन माँ वापस जा सकती है। ना ही उसने तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन दी और ना ही तुमसे कुछ कहा। इस बच्चे को यहाँ पर छोड़कर वो गायब हो गई है। इसके बाद लू अपने बच्चे को वापस उठा लेता है और स्माइल करते हुए उसे देख रहा होता है। एक सीन में दिखाया जाता है वो बच्चा 1 साल का
हो चुका होता है और आज उसका बर्थडे होता है। सभी लोग उसको प्रेजेंट देते हैं। इसके बाद वो सबको थैंक्स भी बोलता है और मैन वहाँ पर केक लेकर आ जाता है। वो उनके पास जाता है और विश करता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम मुझे जल्दी वापस मिल जाए। उसके बाद वो कैंडल्स ब्लो करता है और केक कट करता है। दूसरी तरफ सोंग को दिखाया जाता है। वो बोल रही होती है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अभी मुझे आधा ही साल हुआ है कि मैं भी चुई ग्रुप के अंदर एंटर हो चुकी हूँ। फाइनली आज मेरा फर्स्ट डे है और मैं बहुत ही अच्छे से काम करूंगी ताकि मैं बहुत सारे पैसे जमा कर सकूं। उसके बाद मैं उस विला के अंदर जाऊंगी और अपने बेटे को वापस लेकर आ जाऊंगी। इसके बाद वो रिसेप्शन पर आ जाती है। रिसेप्शन पर एक लड़का होता है। वो बताता है, आप यहाँ के प्रेसिडेंट को तो जानती ही होगी ना। उस प्रेसिडेंट का एक बेटा है। उसके बावजूद भी बहुत सारी लड़कियों से शादी करने के लिए मरी जा रही हैं। लेकिन वो किसी के साथ भी नहीं रहना चाहता क्योंकि वो अपने बेटे के साथ ना बहुत ही ज्यादा खुश है। और अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे ना तो वो उसको मार देता है। ये सुनकर सोंग तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी सामने से प्रेसिडेंट की एंट्री होती है और ये कोई और नहीं बल्कि लू ही होता है। लू जैसे ही वहाँ पर आता है तो सारे लोग अपना सर झुका लेते हैं, लेकिन सोंग तो उसकी आंखों में देख रही होती है कि वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है, जल्दी से अपना हेड झुका लो वरना कुछ भी हो सकता है। इसके बाद सोंग भी तुरंत ही अपना सर झुका लेती है। लू से बोलता है, मुझे लगता है ना तुम इस कंपनी में बिल्कुल नई हो, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट सोंग को बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो क्योंकि प्रेसिडेंट ने तुमसे बात की है। वो बोलती है, अब ज्यादा भी तारीफ मत करो, मैं हवा में उड़ जाऊंगी। रिसेप्शनिस्ट बोलता है, ठीक है अब तुम काम पर जा सकती हो। सोंग मन में सोच रही होती है, पता नहीं क्यों पर ये मुझे जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इसे पहले कहीं पर देखा हो। इसके बाद सोंग मिरर के सामने खड़ी हुई होती है। फिर वो शीशे में अपना मार्क देखती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो डॉक्टर को जाकर बोलती है, मेरी गर्दन पर एक मार्क है। उस मार्क में से ना बहुत ही ज्यादा अजीब सी स्मेल आती है जिसकी वजह से एनिमल मुझसे अट्रैक्ट होते हैं। चाहती हूँ ऐसा ना हो तो क्या आप कुछ कर सकती हैं? डॉक्टर बोलती है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मेरे पास एक मेडिसिन है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम्हें उससे काफी ज्यादा बेटर फील होगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। सोंग उस माँ के ऊपर बैंडेज लगा लेती है। फिर उसे माइस की आवाज आती है। वो बोलती है, क्या इस बार मेरे साथ अटैच होने वाला माइस है? ऐसा नहीं हो सकता। के बाद वो एक झाड़ू लेकर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो टेबल का कपड़ा हटाती है तो उसके नीचे कोई और नहीं बल्कि हु होता है। उसकी आंखें ब्लिंक कर रही होती हैं। हु भागता हुआ सोंग के पास आता है और मोम कहकर चिपकने लग जाता है। सोंग उस बच्ची को बोलती है, तुम मुझे मोम क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी मोम कहाँ पर है? क्या तुम मुझे बताओगे? हु दोबारा से सोंग को हक कर लेता है और बोलता है, मॉम फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। तभी सोंग को वही सीन याद आता है जब उसके सामने पहली बार उसका बेबी आया था। उसने भी उसको ऐसे ही मोम बोला होता है। वो बोलता है, मॉम मैं और डैड कब से आपको ढूंढ रहे हैं, शुक्र है आप हमें मिल गई हैं। सोंग बोलती है, नहीं तुमने किसी रॉन्ग पर्सन को ढूंढा है, मैं वो नहीं हूँ। वो बोलता है, मॉम ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने आपको बस एक ही बार देखा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ही मेरी मॉम हो। अब आप मुझे छोड़कर मत जाना क्योंकि मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया था। ये बोलकर वो फिर से सोंग को हक कर लेता है। वो बोलती है, तुम मेरे बच्चे कैसे हो सकते हो? लेकिन फिर उसका नाम पूछने लग जाती है, तुम कितने साल के हो? वो बोलता है, मेरा नाम हु है और मैं पूरे 1 साल का हूँ। बोलती है, क्या तुम 1 साल के हो? तुम इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो सकते हो? दूसरी तरफ लू को दिखाया जाता है। उसे बताता है कि यंग मास्टर ना कंपनी के अंदर है, वहाँ पर वो किसी लेडी से बात कर रहा है। बोलता है, ठीक है तो तुरंत ही कंपनी में चलो। इधर सोंग बड़े मजे से हु से बातें कर रही होती है, लेकिन तब तक वहाँ पर लू पहुँच चुका होता है। लू अपने बेटे को बुलाता है। बोलता है, डैड आप ना एकदम सही टाइम पर आए हो। आपको पता है मैंने अपनी मॉम को ढूंढ लिया है, ये मेरी मॉम है जो मेरे साथ खड़ी हुई हैं। सोंग तो डर जाती है, क्या ये वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है? ये मैंने क्या कर दिया है? जिसके बाद लू अपनी आंखें बंद करता है। अपनी आंखें खोलने के बाद बोलता है, इस लड़की के पास से उस तरीके की स्मेल नहीं आ रही है जिस तरीके की स्मेल हम लोगों में से आती है। ये वो लड़की हो ही नहीं सकती, ये ना इम्पॉसिबल है। सोंग बोलती है, वाइस प्रेसिडेंट मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था ये आपका बेटा है, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। लू बोलता है, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। असिस्टेंट हु को लेकर वहाँ से चला जाता है। लू सोंग के क्लोज आता है और उसे बोलता है, मेरा बेटा शायद गलत समझ गया है, मेरे बेटे ने तो तुम्हें मॉम बोल दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी ट्रिक्स के अंदर ना बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। सोंग बोलती है, मुझे समझ नहीं आया तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? लू बोलता है, मतलब एकदम साफ है, तुम्हें कंपनी से फायर किया जा रहा है।
ये बोलकर लू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सोंग उसको रोक लेती है और बोलती है, वाइस प्रेसिडेंट आपने मुझे फायर तो कर दिया है, लेकिन मुझे ये तो बता दे फायर करने की वजह क्या है। मैंने कोई क्राइम तो नहीं किया जिसकी वजह से आपने मुझे फायर कर दिया है। लू बोलते, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मेरे सन को अप्रोच करने की कोशिश की है। मैंने तुम्हारी जैसी और भी बहुत सारी औरतें देखी है जिनके बारे में मुझे पता चल गया था कि उनकी इंटेंशन बहुत ही ज्यादा बुरी है, वो भी मेरे लिए। इसलिए एज अ बॉस मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि तुम अपने इन गंदे थॉट्स को ना साइड में रख दो और अच्छे से काम करो ताकि तुम्हें अपनी वैल्यू का अंदाजा हो सके। ये सब सुनकर सोंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे बोलती है, तुम न एक डर्ट हो, तुम मुझे फायर करोगे, मैं ही तुम्हें फायर करती हूँ बॉस की सीट से, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि एक बॉस किस तरीके का होता है। अच्छा हुआ मेरी जान तुमसे छूट गई। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लू उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वुल्फ ड्राइव को दिखाया जाता है। सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी हु अपने डैड को बोलता है, आप मेरी मोम को ऐसे फायर नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया ना तो उसके बाद मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे मेरी मॉम बड़ी मुश्किल से मिली है और मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा से गुम हो जाए। ये बोलकर वो रोने लग जाता है। लोगों को भी उसकी बात माननी पड़ती है। वो बोलता है, कॉल कर दो और सोंग से बोलो कल दोबारा से काम पर आ जाए। वो बोलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मोम को खुद ढूंढ लूंगा। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोंग को दिखाया जाता है जैसे ही वो अपने घर वापस आती है। सोच रही होती है, आज का दिन ना बहुत ही ज्यादा खराब था। मुझे बड़ी मुश्किलों से जॉब मिली थी पर वहाँ से भी मुझे पहले दिन ही निकाल दिया गया है। इसके बाद जैसे ही वो अंदर आती है तो वहाँ पर उसके डैड और स्टेप मॉम आए हुए होते हैं। उन दोनों को देखकर डर जाती है। आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डैड बोलते हैं, हम लोग तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना ड्रेस चेंज करना होगा। सोंग उस ड्रेस को डस्टबिन में डाल देती है। ये ना मेरे लिए कचरा है। स्टेप मॉम को तो गुस्सा आ जाता है। ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले एक बच्चे को तुम अपने साथ लेकर आ गई थी और अभी भी तुम यही चाहती हो कि कोई एक हैंडसम सा लड़का आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाए। ये सिर्फ तुम्हारी भूल है। सोंग उनके ऊपर पानी डाल देती है। मुझे आपकी इन चीप बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद डैड अपने गार्ड्स को वहाँ पर बुला लेते हैं और वो गार्ड सोंग को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। इस वजह से उसकी बैंडेज उतर जाती है। लू अपने बेटे को लेकर सोंग से मिलने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी लू को उसी सेंट की खुशबू आने लग जाती है। वो असिस्टेंट को बोलता है, तुरंत कार रोको, मुझे लगता है कि वो लड़की यहीं पर है। इसके बाद असिस्टेंट कार को उसी डायरेक्शन में ले जाता है जहाँ से वो खुशबू आ रही होती है। जैसे ही कार रुकती है लू बाहर निकलता है। वो देखता है वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सोंग होती है। अभी भी वो खुशबू आ रही होती है, लेकिन अचानक से वो खुशबू खत्म हो जाती है। लू अपनी पावर का यूज करता है और सारे गार्ड्स को अच्छा मजा चखा देता है। उसके बाद सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हु दोबारा से सोंग के पास आ जाता है। लू बोलता है, ये तुमसे मिलना चाहता था इसलिए मैं इसको तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। वो बोलता है, मॉम मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, आप कुछ खाने को दे सकती हो मुझे? सोंग बोलती है, बिल्कुल मैं तुम्हें दे सकती हूँ। और वो लू से पूछती है, क्या मैं इसको अपने साथ घर ले जाऊं? लू बोलता है, ले जाओ, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, उसके बाद मैं इसको ले जाऊंगा अपने साथ। सोंग खुश हो जाती है और हु को वहाँ से लेकर चली जाती है। के बाद हु सोंग के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होता है और लू ये सब कुछ देख रहा होता है और बोल रहा होता है, आज से पहले मैंने कभी अपनी बेटी को इतना ज्यादा खुश कभी नहीं देखा। उसके बाद वो सोंग को बोलता है, ये तुमसे मिलकर ना बहुत ही ज्यादा खुश है, ये तो तुम्हें अपनी मॉम मानता है और पसंद भी करने लगा है। इसके बाद जब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो लू की तबीयत खराब होने लग जाती है। हसन बोलता है, हो सकता है कि आपकी वुल्फ नेचर बाहर आना चाहती हो और आपको किसी शी वुल्फ की जरूरत पड़ जाए। लू को गुस्सा आ जाता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो ना तो इस बात को दोबारा रिपीट मत करना। उसके बाद वो कार में बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सोंग कंपनी में वापस आ चुकी होती है और आज वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो वहाँ पर दो लड़कियाँ रिसेप्शन के पास आती हैं। बोलती हैं, ये लड़की तो सोंग है ना, लेकिन ये तो फायर हो चुकी थी, वापस यहाँ पर क्या कर रही है? रिसेप्शनिस्ट बताता है, मिस्टर लू ने इसे दोबारा यहाँ पर बुला लिया है। वो दोनों लड़कियाँ बोलती हैं, ठीक है हम बताते हैं कि इस लड़की की असली जगह कहाँ पर है। उसमें से एक लड़की लू के पास जाती है और उसे बोलती है, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो कि सोंग के बारे में है। जैसे ही लू उसको चेक करता है बोलता है, अच्छा तो ये एक बच्चे को जन्म भी दे चुकी है। तो उसके बाद वो तुरंत ही सोंग को अपने ऑफिस में बुलाता है। सोंग जैसे ही वहाँ पर आती है उसे बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा एक बच्चा भी है। सोंग बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? वो
लड़की बोलती है बिल्कुल इसका एक बच्चा है, मुझे लगता है इसके गलत इरादे हैं, इसलिए ये अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है। सोंग बोलती है आप मेरे पर्सनल अफेयर के बारे में ना मुझसे कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन लू से बोलता चलो अब बाहर निकलो, तुम्हें मेरे साथ जाना है। चिल्ड्रन डे आने वाला है और तुम एक मॉम भी हो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि एक बच्चे की क्या जरूरत होती है। ये सुनकर वो वहीं पर जम जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शौक होती है, भला ये मुझे अपने साथ लेकर क्यों जाना चाहता है। के बाद लू वापिस से पीछे मुड़ता है और उसे बोलता है क्या तुम फिर से यहाँ से फायर होना चाहती हो। सोंग बोलती है नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। इसके बाद ये दोनों शॉपिंग करने के लिए एक जगह पर आए होते हैं। सोंग एक सामान को चेक करती है लेकिन उसका प्राइस ना बहुत ही ज्यादा हाई होता है, तो लू उसे अपना कार्ड दे देता है और बोलता है तुम्हें जो भी खरीदना है तुम खरीद सकती हो, लेकिन वो सारी चीजें ना हू को पसंद आनी चाहिए। सोंग बोलती है लेकिन पहले तो मेरी बात सुन लो, मैं एक मॉम हूँ ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा बेटा ना 1 साल का होगा जो मेरे साथ नहीं रहता जब से वो पैदा हुआ है, मुझे ये भी नहीं पता कि वो किधर है। लू को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है तुम एक मॉम हो और तुम अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती हो, तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो, वैसे भी एक इंसानी वूमेन तो बहुत ही ज्यादा हर्टलेस होती है। सोंग बोलती है इंसानी वूमेन से क्या मतलब है, वूमेन तो वूमेन ही होती है ना बड़ी अजीब बातें करते हो। इसके बाद ये दोनों शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं और लू अपने बेटे के लिए बहुत सारी चीजें ले लेता है। जैसे ये लोग काउंटर पर जाते हैं वो बोलती है तुमने ना बहुत सारा सामान ले लिया है, सब कुछ नलू को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, और मन में सोच रही होती है मैं अपनी बेटी को जहाँ पर छोड़ कर आई हूँ काश उसका डैड भी उसके लिए इसी तरीके से सामान लेता हो। लू सामान के अंदर से एक टॉय उठा लेता है और बोलता है बाकी सारे मुझे नहीं चाहिए, तुम जाकर ये रख कर आ जाओ। उसके बाद सोंग वो सारा सामान वापस उठाकर रखने के लिए जाती है और बोलती है ये ड्रामास के अंदर जिस तरीके के हीरो होते हैं बोस तो उन लोगों से कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। इस वक्त यहाँ पर हु होता ना तो उसको ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आती। इसके बाद जैसे ही वो लोग अपनी शॉपिंग खत्म कर लेते हैं तो सोंग वो सारे बैग्स लेकर बाहर आ जाती है। लू से बोलता है तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, अब तुम घर वापस जा सकती हो, आज का तुम्हारा यही काम था। लेकिन वो जाने से पहले सोंग को कुछ बैग दे देता है और बोलता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, अगर तुम पैसे कमाना चाहती हो और अपने बेटे को वापस लाना चाहती हो तो ये रख लेना। उसके बाद वो बैग उसे पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सोंग अपने बेटे के बारे में सोच रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे उस रिसेप्शनिस्ट लड़के की कॉल आ जाती है जिसका नाम ली होता है। उसे बताता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक पार्ट टाइम जॉब है, तुम एक बैंकेट में काम कर सकती हो, लेकिन उसका बॉस ना बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। सब लोग अंदर काम करने के लिए जाते हैं ना तो वो सबको आई मास्क पहनाता है, लेकिन उसकी सैलरी ना बहुत ही ज्यादा है, तो पूरे 5000 वॉन देता है। सोंग ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो बोलती है क्या 5000 वॉन, ये तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, मैं जरूर वहाँ पर जॉब करूँगी। एक सीन में हु सोंग के पास आ जाता है और उसे बोलता है आप और डैड मेरे लिए जब गिफ्ट लेकर आए ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और वो उसे एक इन्विटेशन कार्ड दे देता है। वो पूछती है ये इन्विटेशन कार्ड किसका है। बोलता है ये हमारा फैमिली सेलिब्रेशन है, आपको यहाँ पर जरूर आना पड़ेगा, पार्टी में ना पूरी कंट्री से बहुत सारे लोग आने वाले हैं। सोंग बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस पार्टी में नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी जॉब करने के लिए जाना है, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। वो बोलता है ठीक है मॉम, लेकिन आपने ना मुझे सैड कर दिया है। सोंग बोलती है मुझे माफ कर दो पर मेरी मजबूरी है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो भी मान जाता है। ओके मॉम। नेक्स्ट सीन में सोंग उसी बैंकेट में आती है। सबसे पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। बोलती है मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी माउंटेन पर चढ़ चुकी हूँ। इसके बाद जैसे ही वो अंदर आती है तो उसने मास्क पहना हुआ होता है, तो उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसके पास आता है। वो बोलती है वाइस प्रेसिडेंट आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पार्ट टाइम जॉब भी करती होगी, अच्छा ही है, पैसे कमाने के लिए तुम्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। वहाँ पर वो आ जाता है और बोलता है मॉम आप तो काम पर जाने वाली थी ना, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। बोलती है क्या यही तुम्हारी पार्टी है, कितना बड़ा इत्तेफाक है ना, मैं भी यहीं पर काम करने के लिए आई हूँ। उसके बाद वो सोंग को अपने साथ लेकर जाता है और ड्रेस चेंज करवाकर उसे बाहर लेकर आ जाता है। सारी पार्टी को देखकर हैरान हो जाती है, यहाँ पर हो क्या रहा है असल में। वहाँ पर लू भी आ जाता है और ओल्ड मैन अनाउंस करता है डांस ना शुरू होने वाला है, मिस्टर लू आप इसमें से किसी भी लड़की को चूज कर सकते हो। लेकिन लू तो सोंग के पास जाने लगता है और हु सोंग को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लू उसको संभाल लेता है
और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों साथ में डांस करते हैं और हु अपने मॉम डैड को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद जैसे ही डांस खत्म होता है तो सभी लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। वो बोलता है, मॉम आज तो आपने कमाल कर दिया है। ज़ियाओ नाम की लड़की उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा जल भुन रही होती है और बोलती है, लू के साथ एक इंसानी लड़की कैसे डांस कर सकती है। इसके बाद सॉन्ग दोबारा से अपने कपड़े चेंज कर आ जाती है और बोलती है, मेरे लिए तो यही कपड़े कंफर्टेबल हैं। लेकिन तभी उसके पीछे ज़ियाओ और दो लड़कियां और भी आ जाती है। सॉन्ग बोलती है, क्या हुआ है। ज़ियाओ उसको थप्पड़ मार देती है। फिर वो तीनों उसको बड़ा बुला सुनाने लग जाती है। उसके बाद सॉन्ग भी उसे एक चाटा धर देती है। ज़ियाओ बोलती, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मुझे चाटा मारा। वो बोलती है, तुम वाइस प्रेसिडेंट की फियांसी हो, तो इसमें मैं क्या करूं? अगर तुम मुझे ऐसे सबके सामने बेइज्जत करोगी तो मैं भी तुम्हें इसी तरीके से चाटा मारूंगी, एक बार नहीं बार बार मारूंगी। जिसके बाद ज़ियाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। वो बोलती है, मुझे माफ करना, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों ने मुझे ये सब कुछ करने पर ना मजबूर कर दिया है। इसके बाद सॉन्ग स्विमिंग पूल में गिर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसे स्विमिंग करनी नहीं आती थी। जिसके बाद वो तीनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। इधर सॉन्ग को दिखाया जाता है उसकी गर्दन से वो बैंडेज हट जाती है और उसके मार्क से फिर से स्मेल आने लग जाती है। उसी तरफ हु को दिखाया जाता है। वो अपने डैड को बोलता है, क्या आपने मेरी मॉम को देखा है? मुझे वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही हैं। वो बोलता है, मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। वो बोलता है, अचानक से वो कैसे गायब हो सकती हैं? सारी ना आपकी ही गलती है, आपने उनका सही से ख्याल ही नहीं रखा। लू बोलता है, भला मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, वो तो मेरे लिए बस एक एम्प्लॉय है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो बोलता है, वो आपकी एम्प्लॉय बाद में, सबसे पहले मेरी मॉम है, मेरे लिए ना वो मेरी मॉम ही रहेंगी। आप ये सब कुछ जो कर रही है ना, आपको बाद में ना इसका पछतावा होने वाला है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी लू को फिर से उसी सेंट की स्मेल आने शुरू हो जाती है। के बाद वो उसी स्मेल का पीछा करते हुए स्विमिंग पूल के पास आता है और वो सॉन्ग को डूबता हुआ देखकर उसे बाहर निकाल लेता है। वो बोलता है, ये सेंट की खुशबू तो बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी है। वो सोच रही होती है, अगर मैंने इसे बता दिया कि मुझ में से एक अजीब सी सेंट की खुशबू आती है जिस वजह से जानवर मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, मुझे मालूम है उसके बाद ये मुझे मॉन्स्टर ही बोलेगा, दोबारा ये कभी मुझे अपनी कंपनी में भी आने नहीं देगा। लू उसका मास्क उतारने लग जाता है, जल्दी से अपना मास्क उतारो, मुझे तुम्हें देखना है। सोंग उसका हाथ पकड़ने लग जाती है। जिसके बाद लू का वुल्फ नेचर बाहर आने लग जाता है। वो सोंग को किस कर देता है लेकिन सोंग उसे खुद से दूर कर देती है। सोचती है, पता नहीं मुझे ये आदमी इतना ज्यादा फैमिलियर क्यों लगता है। फिर वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है इसलिए सोंग वहाँ से भाग जाती है। लू असिस्टेंट को बोलता है, क्या तुमने देखा था उस लड़की का चेहरा कैसा लगता था? असिस्टेंट बोलता है, नहीं, और हमारा ना सीसीटीवी भी खराब है। लू बोलता है, ठीक है, जाकर सारे विला को ना सील कर दो, कोई भी इंसान यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ सोंग को दिखाया जाता है जो कि उस विला से बाहर निकल जाती है। उसके बाद वहाँ पर असिस्टेंट आकर गार्ड से बोलता है, आप किसी को भी यहाँ से बाहर मत जाने देना। गार्ड्स भी होके बोल देती हैं। दूसरी तरफ लू उन सारी वेटर्स को चेक कर रहा होता है लेकिन उनमें से कोई भी सोंग नहीं होती। वो बोलता है, पता नहीं वो लड़की कहाँ जा सकती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोंग जैसे ही लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है तभी लिफ्ट वहाँ पर आ जाती है लेकिन वो सामने लू को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो तुरंत लिफ्ट के अंदर जाती है। असिस्टेंट बाहर निकल जाता है। लू बोलता है, कल रात तुम किधर चली गई थी, वो भी इतनी जल्दी में? सोंग बोलती है, मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं जल्दी चली गई थी। लू बोलते, क्या तुम स्विमिंग पूल के अंदर गई थी लास्ट टाइम? सच सच बताना मुझे। सोंग बोलते, नहीं मैं तो नहीं गई थी। लू बोलते, मैंने लास्ट नाइट उस वुमन को देखा था जो कि असल में हु की मॉम है और अपनी मॉम को मेरा बेटा पहचान चुका है। तभी लू सोंग को किस कर देता है। सोंग उसको पीछे करती है और उसको हिट भी करती है। मैं वो नहीं हूँ जिसको तुम जानते हो। अगर मैंने हु को जन्म दिया होता तो मुझे सब कुछ पता होता ना, लेकिन मैं तुमसे लास्ट दफा कह रही हूँ, हु मेरा बेटा नहीं है। ये बोलकर सोंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सोंग सोच रही होती है, इसका मतलब लू अपने बेटे की मॉम को ढूंढ रहा है। लास्ट टाइम जिस तरीके का उसका रिस्पॉन्स था उससे तो लगता है कि वो अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। तभी वहाँ पर हु आ जाता है, मॉम यहाँ पर ना मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आप कल रात मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई थी। सोंग बोलती है, मुझे ना कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसी वजह से मुझे तुम्हें छोड़ कर जाना पड़ा। फिर मुझे अभी भी काम पर जाना है, तुम जानते हो ना मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ किसी और दिन बात कर सकती हूँ? वो बोलता है, ठीक है मॉम, आप अपने काम पर जा सकती हैं। लेकिन तभी हु बेहोश हो जाता है
और बोलता है मॉम मुझे ना बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है, सॉन्ग से पूछता है तुमने इसके साथ क्या किया है। सॉन्ग बोलती है मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है, ये तो मुझसे बात कर रहा था और बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक से ये बेहोश हो गया। इसके बाद लू से उठाकर हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। लू का चेकअप कर बोलता है आप लोग फुल ट्राइब से है ना, ये हर मून लाइट में इसकी 2 वेसल ना इफेक्ट होंगी, इसकी वजह से इसकी लाइफ का रिस्क ना बढ़ता जाएगा। डॉक्टर बोलता है आप हमारे फुल ट्राइब के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे की जान बचा ले। डॉक्टर बोलता है इसका एक ही सोल्यूशन है कि इसके पास इसकी बायोलॉजिकल मॉम वापस आ जाए। असिस्टेंट बोलता है हमने इसकी मॉम को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं मिली। तो बोलता है उस रात बैंकेट में ना इसकी मॉम भी आई थी, तुम ना दोबारा से चेक करो, तुम्हें उसका कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। सॉन्ग बहुत ही ज्यादा परेशान खड़ी हुई होती है, तभी वो 2 एम्प्लॉयज को आपस में बात करता हुआ सुन लेती हैं। ये बोलता है 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक मिस्टर लू वापस नहीं आए हैं। लड़की बोलती है मैंने सुना है कि उनके बेटे की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वो वापस भी नहीं आएंगे। ये सुनकर सॉन्ग के हाथ से कप गिर जाता है और उनसे पूछने लग जाती है क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो किस हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद वो लड़का उसे एड्रेस बता देता है। सॉन्ग तुरंत ही वहाँ से भागती है। इसके बाद सॉन्ग हू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। हू उसे मॉम कहकर बुलाता है और सॉन्ग भी उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है। वहाँ पर लू आ जाता है। सॉन्ग बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पर मैं सिर्फ हू की देखभाल करने के लिए आई हूँ। इसके बाद वो दोबारा से अपने बेटे के पास चली जाती है। लू उन दोनों को देखकर सोच रहा होता है ये दोनों बिल्कुल माँ बेटे की तरह लगते हैं। इसके बाद लू सॉन्ग को बोलता है उस दिन एलिवेटर में जो भी हुआ था उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सॉन्ग बोलती है इसकी जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है और मैं उस बात को ना भूल चुकी हूँ। लू बोलता ठीक है मैं तुम्हें दोबारा कभी बोधर नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। वो लू को बोलता है वो लू को बुलाता है तो लू वहाँ से चला जाता है। इधर हू बोलता है मॉम मुझे ना बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही है, क्या आप मुझे पानी डालकर दे सकती हैं। सॉन्ग तुरंत से पानी डालने लग जाती है लेकिन वहाँ पर एक नाइफ रखा होता है और उसके हाथ कट जाता है, तो पानी की जगह हू उसका ब्लड थोड़ा टेस्ट कर लेता है जिसके बाद उसे काफी ज्यादा बेटर फील होता है। सॉन्ग बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है, क्या ये सब कुछ मेरे ब्लड की वजह से हुआ है। इसके बाद सॉन्ग नाइफ से अपने हाथ पर छोटा सा कट मारती है और उसके दोबारा ब्लड देती है। लू वापस से रूम में आने लग जाता है। ये देखकर सॉन्ग डर जाती है और बोलती है अगर उसने मुझे हू को ब्लड पिलाते हुए देख लिया ना तो ये तो मुझे फायर ही कर देगा। लेकिन तभी लू बोलता है डॉक्टर को चलो हम कहीं और चलकर बात करते हैं और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो सॉन्ग को बोलती है तुम ये क्या कर रही हो। उसके बाद वो नाइफ को देखती है जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ होता है। बोलती है तुम यहाँ पर हू को नुकसान पहुँचाने के लिए आई हो ना। सॉन्ग बोलती है मैंने ना ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद वो लड़की उसके हाथ को देखती है और बोलती है अच्छा यानी कि तुमने अपना ब्लड उसको पिलाया है। सॉन्ग बोलती है प्लीज इस बारे में ना तुम लू को मत बताना। के बाद वो लड़की हू को देखती है और बोलती है ये तो अब पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर लग रहा है, क्या ये लड़की सच में इसकी मॉम है। दूसरी तरफ डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर लू को बोलता है तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, तुम्हें उसकी मॉम कहीं पर मिली या फिर नहीं। लू बोलता है मैं उसे ढूंढ ही चुका था लेकिन वो मुझे चकमा देकर वहाँ से भाग गई थी। असिस्टेंट लू को बताता है छोटे मास्टर को ना होश आ चुका है। ये सुनकर लू तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और भागता हुआ रूम में जाता है। दूसरी तरफ हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि वापस जा रही होती है। तभी उसके सामने उसकी स्टेप मॉम आ जाती है। वो उसे बोलती है मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है इसलिए तुम इस शादी के लिए ना मना नहीं कर सकती हो। सॉन्ग बोलती है मैं वो शादी ना बिल्कुल नहीं करने वाली, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम जाकर कर लो ना। के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी स्टेप मॉम के पास वही लड़की आ जाती है और बोलती है मैं जानती हूँ तुम्हारा और सॉन्ग का रिश्ता ना ठीक नहीं है लेकिन तुम उससे बदला ले सकती हो और बदला कैसे लेना है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। लू को दिखाया जाता है। वो अपने डैड को बोलता है डैड अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए, मैं यहाँ पर लेटा लेटा ना थक चुका हूँ। वो बोलता है तुम्हारी कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है और तुम बोल रहे हो कि तुम ठीक हो चुके हो। वो बोलता है अच्छा डैड आपको यकीन नहीं आ रहा ना, डॉक्टर अंकल आप जल्दी से मुझे चेक कर लें। चेक करने के बाद लू को बताता है अब तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है। लू से पूछने लग जाता है तुम्हें किसने ठीक किया है। वो बोलता है मुझे ना मेरी मॉम ने ठीक किया है, जब मेरी मॉम यहाँ पर आई थी ना तो वो मुझे ठीक कर वापस गई हैं। बोलता है क्या तुम सॉन्ग की बात कर रहे हो। वो बोलता है बिल्कुल डैड
और मैं किसकी बात कर सकता हूँ। लू तो स्माइल करने लग जाता है, जिस औरत को मैं पूरे 1 साल से ढूंढ रहा हूँ वो अब मुझे मिल चुकी है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें सोंग को दिखाया जाता है, वो बस स्टॉप पर खड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सोंग को बेहोश कर देती है। जब सोंग को होश आता है तो वो बोलती है, मैं यहाँ पर क्यों सो गई थी। वो देखती है उसके फोन पर लू की कॉल आ रही होती है। वो कॉल तुरंत ही अटेंड कर लेती है, लेकिन तब तक लू खुद ही वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो बोलता है, तुमने मेरी कॉल अटेंड करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा दिया। सोंग बोलती है, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन अब मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। लो बोलता, तुम ही वही हो जिसको मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था, और अब मुझे पता चला है कि वो तुम्हें मॉम क्यों कहता था। सोंग बोलते, नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं वो लड़की नहीं हूँ। लो बोलते, नहीं, तुम वही लड़की हो। इसके बाद वो उसकी गर्दन से बैंडेज हटाकर स्मेल करने लग जाता है, लेकिन उसको सेंट की स्मेल नहीं आती। वो बोलता है, ये सब कुछ कैसे हो सकता है। सोंग बोलती है, मुझे ये स्मेल नहीं आ रही। सोंग बोलती है, मुझे भी स्मेल नहीं आ रही है, क्या मैं ठीक हो चुकी हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। वो बोलता है, हम लोग हू की मोम को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर लू और सोंग दोनों हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जियाओ को दिखाया जाता है। वो लू का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही लू वहाँ पर आता है और जैसे ही वो उसका बैंडेज उतारता है तो उसको उसी तरह की सेंट की स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसके बाद वो असिस्टेंट को बोलता है, इसे मेरे पास लेकर आ जाना। इसके बाद जियाओ साइड में उस लड़की को खड़ा हुआ देख लेती है और वियर्ड सी स्माइल करने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब उस लड़की ने सोंग को बेहोश किया होता है। फिर उस लड़की ने सोंग का वो मार्क चुरा लिया होता है। इसके बाद वो मार्क उसने जियाओ के ऊपर चिपका दिया होता है। इसी वजह से सोंग के पास अब वो निशान ही नहीं रहा था। इसके बाद लू को दिखाया जाता है। वो बोलता है, अब तो मुझे हू की मोम मिल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर हमें सोंग को दिखाया जाता है। एक एम्प्लॉय से बताती है, क्या तुम जानती हो प्रेसिडेंट को अपने बेटे की बायोलॉजिकल मोम मिल चुकी है। तुम बोलती, हाँ मैं ये बात जानती हूँ। एम्प्लॉय बोलती है, तो फिर तुम खुश क्यों नहीं नजर आ रही हो। सोंग घबरा कर बोलती है, भला मैं खुश क्यों नहीं होंगी, देखो जरा मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद सोंग सोचने लग जाती है, अब तो हू को उसकी बायोलॉजिकल मोम मिल चुकी है, कि अब वो अपनी मोम को ही मोम कहकर बुलाएगा। इसके बाद सोंग वहाँ से चली जाती है। तरफ ये सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वो जियाओ को बोलता है, आपने ना बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्राइज बनाए हैं। जैसे ही वो खुद खाना खाने लगती है तो खाने को देखकर डर जाती है। बोलती, ये खाना ना बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, इसे मैं नहीं खा सकती हूँ। वो बोलता, आप मेरी मॉम है तो भला आप इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो सकती हैं। फिर उसे देखकर सोचने लग जाता है, ये लड़की ना मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लग रही है, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये मेरी वाइफ हो सकती है। जियाओ जो भी काम कर रही होती है उसका वो सारा काम उल्टा ही हो जाता है। ये सब कुछ देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर वो अपने डैड को बोल रहा होता है, डैड मैं अपनी मोम के साथ ना टूटते हुए तारों को देखना चाहता हूँ। वो बोलता है, क्या तुम सोम की बात कर रहे हो। वो बोलता है, बिल्कुल डैड, वही मेरी मोम है। लू बोलता है, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद हू सोंग को कॉल करता है, मैं आपके साथ ना टूटता हुआ तारा देखना चाहता हूँ। पूछते, तुम्हारे डैड कहाँ पर है। वो बोलता है, वो ना बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। बोलती है, फिर तुम्हें अपनी मॉम के साथ चले जाना चाहिए, वो भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर अच्छा महसूस करेगी। वो बोलता है, मैं आपको बता देता हूँ वो मेरी मॉम ना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही वो मुझे अच्छी लगती हैं। मेरी मॉम सिर्फ आप हैं, आपके अलावा मेरी मॉम और कोई नहीं हो सकता। चाहता हूँ कि आप मुझे कंपनी दे, तो क्या आप मेरे पास आ जाएंगी। सोंग बोलते, ठीक है मैं तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगी। इसके बाद ये तीनों स्टार्स देखने के लिए पहुंच जाते हैं। बोलते, तुम दोनों को माउंटेन के ऊपर चढ़ना होगा। सोंग, तुम चढ़ तो जाओगी ना। सोंग बोलती है, बिल्कुल मैं चढ़ जाऊंगी। और पीछे से जियाओ भी उनका पीछा कर रही होती है। ये सब कुछ हू को पता चल जाता है। इसके बाद हू उसके लिए एक अलग सा रास्ता बना देता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके, और इसके बाद ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जब जियाओ की बारी आती है तो वो एक गलत रास्ता चूज करती है। ये सब लोग मिलकर टेंट लगाते हैं। इसके बाद ये तीनों साथ में बैठकर टूटते हुए तारों को देख रहे होते हैं। विश करने लग जाता है, मैं चाहता हूँ कि सोंग हमेशा मेरी मॉम बनकर मेरे पास ही रहे, हम तीनों की फैमिली एक हैप्पी फैमिली बन जाए। ये विश सुनकर सोंग तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद वो अपने डैड को बोलता है, डैड मेरी विश पूरी तो हो जाएगी ना।
वो बोलता है तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी विशना जरूर पूरी होगी। सोचने लग जाती है पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा है कि वो वाकई में मेरा ही बेटा है। दूसरी तरफ जियाओ को दिखाया जाता है, वो उसी लड़की के पास जाती है। लड़की बोलती है क्या तुमने उन दोनों का पीछा किया था, तो फिर वो लोग तुम्हें क्यों नहीं मिले। अब बोलती है मैंने उनका पीछा किया था, लेकिन वो दोनों जिस रास्ते पर गए थे मैंने भी वही यूज किया था, फिर भी मैं भटक गई। वो लोग ना मुझे कहीं पर नहीं मिले। वो लड़की जिया को थप्पड़ मारती है, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो, छोटा सा काम भी नहीं कर पाया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तुम जाकर ना लू पर नजर रखो। फिर मिलू को दिखाया जाता है, वो सोम को मैसेज कर रहा होता है, पूछ रहा होता है इस वक्त तुम क्या कर रही हो। रिप्लाई करती है मैं इस वक्त ना हु को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। जिसके बाद लू गुस्से में अपना मोबाइल फोन साइड में रख देता है। तभी जिया उसके पास आ जाती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लू को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसका गला पकड़ लेता है, दोबारा इस तरीके का बिहेवियर ना मेरे साथ बिल्कुल भी मत रखना, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वे उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है, इसलिए लू वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हु को दिखाया जाता है, वो सोम को बोलता है मुझे डैड ना कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं, प्लीज आप कुछ करे ना, आप डैड को ढूंढ लें। वो बोलती ठीक है मैं तुम्हारे डैड को ना ढूंढ कर लेकर आ जाऊंगी। उसके बाद वो असिस्टेंट को कॉल करता है, बोलता है मुझे पता है कि डैड आपके साथ है, मैं चाहता हूँ आप उनको सोम के घर पर ले जाएं। वो दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो उन दोनों को ना बेटर फील होगा। असिस्टेंट बोलता है ठीक है यंग मास्टर, जैसे आप बोलोगे ना वैसा ही होगा। उसके बाद असिस्टेंट वैसा ही करता है। लू बोलता है तुम तो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे ना, तो मुझे सोम के घर पर क्यों लेकर आ गए हो। असिस्टेंट बोलता है वहाँ पर ना कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं था, इसलिए फिलहाल अभी आपको सोम के घर पर ही जाना पड़ेगा। ये सुनकर लू को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हमें सोम को दिखाया जाता है, से ही दरवाजा खोलती है तो सामने असिस्टेंट लू के साथ होता है। असिस्टेंट बताता है हमारे यंग मास्टर ना बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुके हैं। इसके बाद असिस्टेंट लू को सोम को सौंप देता है और वहाँ से चला जाता है। सोम बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो रही हो, तो जरूर तुम्हें फीवर हुआ होगा। लू बोलता है तुम मुझसे दूर हो जाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। सोम बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने असिस्टेंट को प्रॉमिस कर दिया है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना ही पड़ेगा। बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें ना हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। इसके बालू से पकड़ लेता है और बोलता है मुझे ना बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, तुम्हें बताओ कि तुम मेरी हेल्प करोगी या नहीं। तुम बोलती है हो सकता है कि आपको ड्रग दिया गया हो। इसके बाद वो लू को एक रूम में लेकर आ जाती है और उसे बोलती है ये यहाँ पर न सिर्फ एक ही बेडरूम है, 5 रात के लिए तुम यहीं पर रुक सकते हो। लू होके बोलकर दरवाजा बंद कर लेता है। सोचने लग जाती है असिस्टेंट ने तो मुझे कहा था इन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। बाद वो तुरंत ही दरवाजा दोबारा से खोलती है, लेकिन जैसे ही वो सामने लू को देखती है वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है, उसे अंदर खींच लेता है और उसे किस करता है। जैसे ही वो उसे किस करता है तो उसकी नेक पर वो मार्क दोबारा से आ जाता है। जैसे ही उस मार्क को देखता है तो बोलता है मुझे समझ में आ गया है कि हु की मोम कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। दूसरी तरफ वो लड़की जिया को डांट रही होती है, तुमसे बस एक बंदा लू नहीं संभाला जा रहा, ज्यादा अच्छा तो वो सोम उसे संभाल रही है, इसलिए वो बार बार ना उसी के पास चला जाता है। तुम्हारा इसी तरह चलता रहा ना तो हमारा प्लान तो फेल हो जाएगा। इस मॉर्निंग जैसे ही सोम की आंखें खुलती है तो वो लू के वुल्फ ईयर्स को देखकर उन पर हाथ फेरने लग जाती है और बोलती है ये ईयर्स कितने ज्यादा क्यूट है ना। फिर वो तुरंत ही उठ जाती है और बोलती है इसका मतलब वो मेरा ही बेटा है। वो खुद को ही ब्लेम करने लग जाती है, कितनी बेवकूफ हूँ मैं, अपने बेटे को ही नहीं पहचान पाई, नहीं मेरा क्या होगा। ये बात वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही लू को होश आता है वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, उसे बोलता है जिस दिन हमारे घर में पार्टी हुई थी और वो लड़की गायब हो गई थी, मुझे उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हॉस्पिटल में जितने कैमरास थे वो सारे कैमरास भी तुम चेक करो। असिस्टेंट ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ सोंग बोल रही होती है वो ना बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं है, स्टूपिड तो मैं हूँ जो अपने बेटे को पहचान ही नहीं पाई। उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना बनाऊंगी, जैसे ही वो स्कूल से वापस आएगा ना तो खाना खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की भी पहुँच जाती है। वो अपनी पावर का यूज कर सोंग का गला पकड़ लेती है, उसे बोलती है आज ना मैं तुम्हें मार ही दूंगी। दूसरी तरफ लू को दिखाया जाता है, असिस्टेंट आकर उसे बताता है वो हमारे ट्राइब की ना शी वुल्फ यूनी है जिसने ये सब कुछ किया है। लू बोलता ठीक है यून को मेरे पास लेकर आओ। कल बोलते मुझे लगता तो नहीं था कि वो लड़की किसी से बदला लेने के लिए ये सब कुछ भी कर सकती है। इसके बाद लू वहाँ से गायब हो जाता है। इधर हमें यून को दिखाया जाता है, इधर यून ने सोंग का गला पकड़ रखा होता है। तभी वहाँ पर हु पहुँच जाता है। वो बोलता है आप मेरी मॉम को बुली नहीं कर सकती हैं,
फिर वो अपनी पावर का यूज कर युन को दूर करता है। युन वहीं पर बेहोश हो जाती है। सोंग अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, वो तुम वापस आ गए हो ना। वो बोलता है, मॉम मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया हूँ, आपने मुझे पहचान लिया है ना, देखो मैं आपका ही बेटा हूँ। सोंग बोलती है, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम 1 साल के कैसे हो सकते हो, तुम इतने बड़े हो, इतने मोटे भी हो। बोलता है, मॉम लगता है मुझे आपको सबको समझाना पड़ेगा, आपको नहीं पता मेरे डैड और मेरे पास सुपर स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है। बोलती है, हाँ मैं तो भूल ही गई थी, जब तुम पैदा हुए थे तब भी तुम ऑर्डिनरी किड की तरह बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि तुम एक सुपर किड थे। तुम्हारी मॉम ना बेवकूफ है जो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। बोलता है, मॉम आप बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं है, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। युन भी खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं ना तुम दोनों को ही मार दूंगी। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करने लग जाती है, लेकिन उससे पहले लू वहाँ पर पहुंच जाता है तो युन की पावर को उसी पर उलट देता है। दूसरी तरफ जियाओ को दिखाया जाता है, वो सोच रही होती है, पता नहीं युन ने अभी तक उन लोगों को मारा भी होगा या नहीं, लेकिन अगर वो पकड़ी गई तो मुझे ना बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा अब। उसके बाद वो तुरंत अपना सामान पैक करती है और वहाँ से भाग रही होती है। उससे पहले वहाँ पर लू अपने बेटे और सोंग के साथ आ जाता है। सोंग जियाओ को वहाँ पर देखकर बोलने लग जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलते है, देखो मॉम ये मेरी फेक मॉम है, हमारे साथ रह रही थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जियाओ तो तुरंत ही सोंग से माफी मांगने लग जाती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब कुछ करने के लिए ना युन ने बोला था। सोंग बोलती है, लू इसको जाने दो, इसकी कोई भी गलती नहीं है। लू बोलता है, ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो। जियाओ उसको थैंक्स कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो अपनी मॉम को बोलता है, अब से आप मेरे साथ मेरे रूम में सोएंगी। लू बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरे रूम में सोएगी। बोलता है, नहीं डैड वो मेरे रूम में सोएंगी। जिसके बाद इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। बोलता है, ठीक है डैड हम मॉम से ही पूछ लेते हैं। बोलता है, मॉम आप ही बताओ कि आप किसके साथ सोना चाहोगी, आप ना हम दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकती हैं। बोलती है, मैं तो हु के साथ ही सोऊंगी। इसके बाद ये तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों बाप बेटे इसी बात पर लड़ रहे होते हैं, सोंग को सबसे ज्यादा अच्छे से ट्रीट कौन करेगा। सोंग हु को बोलती है, बेटा मैं तुम्हें ना बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। हु तो खुश हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है, तुम इसको ये क्यों बोल रही हो कि तुम इससे लव करती हो, मेरा क्या होगा। बोलती है, तुम इतने ज्यादा बड़े हो चुकी हो, लेकिन एक छोटी सी बात पर एक बच्चे से आर्ग्यू कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि 1 साल का बच्चा है, चलो बताओ कि अब तुम इस साल कितने साल के हो जाओगे। जिसके बाद लू उसे 3 फिंगर्स दिखाता है। सोंग बोलती है, यानी कि इस बार तुम 30 के हो जाओगे। बोलता है, नहीं 3 डिजिट। वो बताता, मॉम मेरे डैड ना 100 साल के हैं। सोंग बोलती, क्या कहा 100 साल के, 100 साल के होने के बाद तुम इतने ज्यादा यंग कैसे हो सकते हो। मैं 100 साल की होती ना तो मेरे दांत भी ना होते, मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी होती। इसका मतलब ये है कि मेरे बूढ़े हो जाने के बाद भी तुम लोग जवान रहोगे। तो बोलता, नहीं तुम हमारी फैमिली से हो, इसलिए जो हम पर अप्लाई होगा वो तुम पर भी होगा। ये सुनकर सोंग खुश हो जाती है, क्या वाकई ऐसा होगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब कि मैं हमेशा ही यंग रहूंगी। लो बोलता, बिल्कुल चाहे 100 साल गुजर जाए या फिर 200, 300 या 400, तुम इसी तरह जवान रहोगी। इसी में वुल्फ ट्राइब को दिखाया जाता है, जहाँ पर आज फिर से पार्टी चल रही होती है और सोंग अपनी फैमिली को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पीछे सारे गेस्ट लू और सोंग को हैप्पी वेडिंग बोल रहे होते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।